नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज में। पिछले प्रकरण में आपने देखा था कि किस तरह एक इकोनॉमिक हिटमैन को दूसरे देश में उस देश को गुलाम बनाने के लिए भेजा जाता है। यह इकोनॉमिक हिटमैन उस देश के नेता को साम दाम दंड भेद चारों नीति लगाकर तोड़ने की कोशिश करता है और अंत में सफल भी होता है, जैसे ईरान में हुआ, ग्वाटेमाला में हुआ। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ दूसरे देशों के बारे में बात करेंगे जिनके नेता इन बैंकर्स के विरुद्ध गए तो इन्होंने उनके साथ क्या किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं 16वें एपिसोड की। तारीख है 11 सितंबर और साल है 1973। दक्षिण अमेरिका का एक मुख्य देश चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे अपने देश के लोगों के सामने एक भाषण दे रहे हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह से कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिनमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। भाषण खत्म होते ही थोड़ी देर के बाद चिले की सेना टैंक और पैदल सैनिकों से आयेंदे के राजभवन को चारों ओर से घेर लेती है। बिना किसी चेतावनी के सेना उनके राजभवन पर बम बरसाना शुरू कर देती है। और बहुत देर तक धुआंधार गोलीबारी और बम बरसाने के बाद आयेंदे के सारे समर्थकों को मार दिया जाता है और इस कार्यवाही में आयेंदे भी मारे जाते हैं। अभी जो आपने सुना, यह राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे का आखिरी भाषण था। लेकिन आपके मन में एक सवाल यह आ रहा होगा कि आखिर एक देश के राष्ट्रपति को उसी की देश की सेना ने इतनी बेदर्दी से क्यों मार दिया। इस बात को समझने के लिए आपको इस घटना से 3 साल पीछे जाना होगा, यानी कि साल 1970 में। 1970 में सल्वाडोर आयेंदे चिले के राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद ही देशभक्त आयेंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे के बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करवा दिए। ये कार्यक्रम कुछ ऐसे थे जैसे शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना। आयेंदे अपने देश में विदेशी कंपनियों के खिलाफ थे क्योंकि यह कंपनियां उनके देश के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन जैसे तांबा बिल्कुल कौड़ियों के भाव में ले जा रही थी। आयेंदे इस बात को समझ गए थे कि अगर एक बार देश के प्राकृतिक संसाधन लुट गए तो फिर उनके पास दूसरे देशों की गुलामी करने के अलावा कोई और उपाय नहीं रह जाएगा। उनकी इस तरह की नीतियों को उनके देश के चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इन नीतियों के खिलाफ थीं। ये सारी नीतियां और कार्यक्रम दुनिया के शासकों के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए काफी थे। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के द्वारा चिले में हस्तक्षेप करने की रणनीति बनाई और चिले की सेना के प्रमुख जनरल अगोस्तो पिनोशे को एक सैनिक तख्तापलट करवाने के लिए अपने साथ मिला लिया। इस तख्तापलट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने सभी गतिविधियों में मदद की और समय समय पर पैसे मुहैया कराता रहा। इन सब तैयारियों के बाद फिर वो दिन आया जब इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देना था।
11 सितंबर 1973 को पता चला कि चिले की नौसेना की एक टुकड़ी ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब चिले के रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही देर बाद रेडियो पर घोषणाएं चलने लगी। सेना के अधिकारी रेडियो से राष्ट्रपति को उनका पद छोड़ने का हुक्म दे रहे थे। इन घोषणाओं का आइंदे पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने पद छोड़ने से मना कर दिया। आइंदे को समझ आ गया कि शायद यह दिन चिले की सेवा करने का उनका आखिरी दिन है और इससे पहले फौज कुछ करती। उन्होंने रेडियो पर अपना वो आखिरी भाषण दिया जो आज तक 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया जाता है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह से कायम कर लेंगी, तब भी जिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल अगोस्टो पिनोशे कर रहा था। तख्तापलट के बाद पिनोशे चिले का राष्ट्रपति बन गया और उसने अगले 17 साल तक चिले पर राज किया। पिनोशे की सरकार ने आइंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों को दबाना शुरू कर दिया और उनकी हत्या करवा दी। आइंदे के समर्थकों में चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशेले और बहुत सारे ऐसे फौजी और अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्तापलट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जनरल बैशेले की पत्नी और उनकी बेटी को भी जेल में डालकर काफी प्रताड़ित किया गया था। सेना ने लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। काफी सारे लोग लापता हो गए। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। चिले में जो कुछ हुआ वैसा ही कुछ सालों बाद इक्वाडोर में भी हुआ। साल 1979 में इक्वाडोर के अंदर इलेक्शन हुए। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की कतार में एक नाम जैम रोल्दोस का भी था। अपने कई भाषणों में जैम इक्वाडोर के संसाधनों को इक्वाडोर के ही लोगों के इस्तेमाल में लाने का वायदा किया करते थे, ना कि किसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी के इस्तेमाल के लिए। जैम की देशभक्ति और व्यक्तित्व को देखते हुए इक्वाडोर की जनता ने जैम को रिकॉर्ड मतों से इलेक्शन में जितवाया और जैम रोल्दोस इक्वाडोर के 33वें राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति पद पर आते ही जैम अपने दिए हुए वचनों को पूरा करने के काम में लग गए। रोल्दोस ने नौकरी करने वाले लोगों का नौकरी का समय घटा दिया और न्यूनतम वेतन को दोगुना कर दिया। यह सब देखते हुए अमेरिका की तरफ से इकोनॉमिक हिटमैन जॉन परकिंस को वहां भेजा गया। जॉन ने रोल्दोस से कहा, अगर तुम और तुम्हारा परिवार हमारे खेल खेलो तो ठीक है, तुम बहुत अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर तुम वो नीति अपनाओगे जिसका वायदा जनता से किया था तो माफ कीजिएगा, आपको मरना पड़ेगा। रोल्दोस ने परकिंस की बात नहीं मानी और जिसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा। 24 मई 1981 को एक विमान दुर्घटना में रोल्दोस और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जैसे ही विमान क्रैश होकर जमीन पर गिरा, वैसे ही पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया और नजदीक के एक सैनिक अड्डे से सिर्फ अमेरिकी सेना को वहां जाने की अनुमति दी गई। कुछ लोगों ने देखा कि विमान से एक मिसाइल टकराई थी, उसके बाद ही विमान गिरा था। इस बात की गवाही देने से पहले ही 2 मुख्य गवाहों की भी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अमेरिका एक एक करके सभी लैटिन अमेरिकी देशों के देशभक्त राष्ट्रपतियों को निशाना बना रहा था। पहले ग्वाटेमाला, फिर चिले, उसके बाद इक्वाडोर और अगला नंबर था पनामा देश का। साल 1981 में पनामा के राष्ट्रपति थे उमर टोरिजोस। टोरिजोस वास्तव में अपने देश को अमेरिका के चंगुल से छुड़वाना चाहते थे। जॉन परकिंस अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में लिखते हैं, जब परकिंस ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, देखो जॉन, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे देश के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका उस सारे विनाश की भरपाई करे जो उसने मेरे लोगों का किया है। मैं एक ऐसी स्थिति में होना चाहता हूँ जहाँ मैं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को उनकी स्वतंत्रता दिलाने और संयुक्त अमेरिका की इस भयानक उपस्थिति से मुक्त कराने में मदद कर सकूँ। आप हमारा बुरी तरह से शोषण कर रहे हो। मैं तो बस पनामा के लोगों के हाथों में पनामा नहर वापस दिलाना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत करो।
मुझे अकेला छोड़ दो। साल 1981 के मई महीने में जेम्स रोल्डोस की हत्या हो गई थी। उमर तक भी यह खबर पहुंच गई थी। उमर टोरिजोस ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और यह कहा कि शायद अगला नंबर मेरा है, लेकिन ठीक है। मुझे लगता है कि मैं जो करने यहाँ आया था वो कर दिया। मैंने पनामा नहर पर फिर से बातचीत की है। नहर अब हमारे हाथ में होगी। उसी साल की जून में जेम्स रोल्डोस की मृत्यु के 2 महीने बाद वो भी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। टोरिजोस के सुरक्षा गार्ड ने आखिरी क्षणों में उन्हें एक टेप रिकॉर्डर सौंपा था जिसके अंदर बम था। साथियों, इन विषयों को और गहराई से समझने के लिए आपका बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है। बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ने के लिए आप bankjaal.com पर जा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही 2 और देशों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।